डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। ये घर मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहा था। इससे पहले मैं सड़कों पर सोया करता था। मेक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आना हर किसी का सपना होता है। मैं भी मेक्सिको से किसी तरह बचकर यहाँ तो पहुँच आया था, लेकिन यहाँ पहले मुझे काम नहीं मिल रहा। इलीगल इमिग्रेंट्स को कोई काम नहीं मिलता यहाँ। फिर भी छिपते छिपाते किसी न किसी फैक्ट्री में मुश्किल से काम मिल ही जाता है, लेकिन वहाँ डॉलर्स काफ़ी ज़्यादा कम मिलते हैं। और जब भी वहाँ कोई लॉ एनफोर्समेंट का ऑफिसर आता है, हमें छिपना पड़ता है, हमें भागना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। वहाँ काम तो मिल गया था। काम करने के बाद मैं जब वापस आता, मेरे पास कोई घर नहीं था, इसीलिए मैं सड़कों पर सोया करता। किसी दीवार के पीछे चिपक कर छोटी सी जगह पर भी मुझे सोना पड़ता। इस तरह रात गुजारा करता था। मैं सोचा करता था, कभी मैं भी यहाँ सही से रह पाऊंगा या नहीं। बहुत समय इसी तरह से गुजारा था मैंने। कभी सड़कों पर सोता, कभी किसी दीवार के पीछे सोता, कभी खाली जगह पर सोता और दिन के वक्त फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता। 12 घंटे वहाँ काम करता, तब जाकर पेट भरने जितना गुजारा हो पाता। इस तरह धीरे धीरे जिंदगी कट रही थी। मुझे समझ में आना शुरू हो गया, यहाँ कई ऐसे घर हैं जहाँ कोई नहीं रहता। जैसे कुछ ऐसे लोग जो यहाँ गलत काम करते हों और देश छोड़कर भाग गए हों। वो घर उनके थे और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। मैंने एक ऐसे ही घर को ढूंढ लिया। लगभग 15 दिनों तक मैं शाम के वक्त उस घर के आसपास घूमा करता था। यहाँ ऐसे ही कई घर बने हुए थे जो बिल्कुल खाली थे। मैं उस घर के इर्द गिर्द घूमता रहा, देखता रहा उस घर में कोई आता है या नहीं। मेरे साथ काम करने वाले कई इलीगल इमिग्रेंट्स ने मुझे यह बताया था, ऐसे कई घर होते हैं, उस पर नजर रखा करो। अगर वहां कोई नहीं रहता, रात के वक्त तुम घुसकर वो रात वहां गुजार सकते हो। अगर हर रोज तुम्हें लगता है वहां कोई नहीं आता, वहां पर रहना शुरू कर दो। एक वैसा ही घर मैंने ढूंढ लिया था। मैंने सोचा कई दिनों तक मैं देखता रहूंगा वहां कोई आता है या नहीं। 15 दिनों तक मैं देखता रहा। आगे की घास बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा मिट्टी आगे पड़ी हुई थी। 15 दिनों बाद हिम्मत हुई वो दरवाजे से अंदर झांकने की। मैं चोरी के जुर्म में फंसना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी आसपास के जो घर थे ना, काफी ज्यादा दूरी पर थे। इसीलिए वो गली के पीछे बना हुआ घर, मैं वो दरवाजा खोलकर अंदर झांकने लगा। अंदर बहुत ज्यादा मिट्टी थी, जैसे बहुत सामान बिखरा पड़ा हो। ऐसा लग रहा था जो भी इस घर को छोड़ के गया है ना, सामान भी बिखेर कर चला गया है। शायद इस घर में चोरी भी हुई लगती है। कई चीजें टूटी हुई थी। ये मेरे लिए अच्छे संकेत थे। मुझे लगा इस घर के अंदर जाया जा सकता है। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और जब वो दरवाजा पूरी तरह से खुल गया, मैंने देखा उस दरवाजे के हैंडल को तोड़ा गया था। यकीनन यहाँ कई बार चोरी हो चुकी होगी। जिसके बाद मैं अंदर देखता गया। कुछ काम की सामान मिल रहे थे, जबकि बाकी टूटा फूटा सामान। लेकिन छत तो थी ना, यहां पर मैं रह सकता था। शाम का वक्त हो ही चुका था। एक तरफ पड़ा वो गद्दा, जमीन पर बिछाया मैंने और आराम से लेट गया। बहुत समय बाद किसी गद्दे पर सोने का मौका मिला था मुझे। मैं तो टांगे पसार कर लेट गया। कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली। हर रोज मैं 5 बजे उठ जाया करता था, लेकिन इससे अच्छी नींद मुझे पहले कभी नहीं आई थी। सुबह सुबह मैं उठा हुआ। 10 बजे मुझे काम पर जाना था और मैंने सोचा क्यों ना मैं इस घर की तलाशी लूं। कोई ना कोई काम की चीज तो मिल जाएगी ना। और यहाँ पर मैं अपना कोई सामान नहीं रखूंगा। ऐसा करूंगा, यहाँ जो सामान है ना उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा। ये घर बिल्कुल पीछे बना हुआ है, कोई यहाँ आता जाता नहीं है। आगे मैं एक खड्डा खोद दूंगा ताकि उस खड्डे को पार करके कोई इस तरफ आ ना पाए, ना कोई जानवर आ पाए।
जिसका घर है मुझे नहीं लगता यहाँ वो आता है। बहुत समय तक कोई आया ही नहीं। आराम से ये घर मेरा हुआ। अब छत के नीचे सोने का मौका हर रोज मिला करेगा। ये सोचकर मैंने सामान को खंगालना शुरू कर दिया। हर कमरे में टूटा फूटा सामान पड़ा था, लेकिन वो जो फ्रिज थी ना, वो काम कर रही थी। ऊपर सोलर पैनल लगे हुए, यानी बिजली की कोई परेशानी नहीं थी। नीचे एक बैटरी जो काम कर रही। इस तरह इस घर में बिजली का बंदोबस्त भी था, यानी मैं लाइट भी जला सकता था। मुझे और ज्यादा खुशी हुई। उसके बाद फ्रिज थोड़ी ठंडी थी, तो मैंने कुछ खाने पीने का सामान जो मैं एक लिफाफे में रखा करता था फ्रिज में रखा, यानी अब वो खराब भी नहीं होगा। फिर अलग अलग कमरों में और चीजें देखता गया। वहां पर मुझे कई किताबें मिली। वो किताबों को पढ़कर मैं समय गुजार सकता था। कभी छुट्टी करने का मन हुआ, मैं काम से छुट्टी कर सकता था। घर में ये किताबें पढ़ते हुए दिन बिता सकता था। फिर मैं और चीजें ढूंढने लगा। वहां कई लोहे की चेन थी, ऐसी वैसी चीजें, कुछ कपड़े थे। वो कपड़ों का इस्तेमाल भी मैं कर सकता था। एक जगह मुझे बेसमेंट में जाने वाली वो सीढ़ियां मिली। जब मैं बेसमेंट में पहुंचा, वहां ज्यादातर कचरा ही था, लेकिन एक रेडियो मिला मुझे। मैंने उस रेडियो को उठाया, साफ किया, उसके बाद उसे ऊपर ले आया। मैं भगवान से दुआ कर रहा था कि रेडियो चल जाए। नीचे मुझे और कोई काम की चीज नहीं मिली। किताबों से मैं समय अच्छा बिता सकता हूँ, लेकिन कई बार यहाँ अंधेरा होगा तो किताबें पढ़ नहीं पाऊंगा रात के वक्त। रेडियो काम कर जाए, कुछ गाने सुन लिया करूंगा, कुछ समय मैं अपना दिल बहला लिया करूंगा। ये सोचकर वो रेडियो की तार वो प्लग में लगाई थी। मैंने उस रेडियो को ऑन किया, वो काम कर गया। उससे ज्यादा खुशी पिछले कई सालों से मुझे कभी नहीं मिली थी। जब वो रेडियो चल रहा था, उसमें अच्छे अच्छे गाने आ रहे और लगभग 1 घंटे तक वो गद्दे पर बैठा मैं गाने सुनता रहा और रोता रहा। मेरी जिंदगी किस तरह से बदली ना। कैसे मैक्सिको के एक छोटे से गांव में मैं रहा करता था। काफी गरीबी थी, लेकिन मेरी माँ कहा करती थी तुम एक दिन बड़े आदमी बनोगे। फिर मैं गलत लोगों के चंगुल में फंस गया। यहाँ आम है नशा तस्करी करना। वो नशा तस्करी के पहली बार मैं फंसा नहीं था। बाद में मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उसके बाद मेरी जिंदगी बर्बाद होती चली गई। जैसे कुछ बुरे लोग और पुलिस वाले मेरा इस्तेमाल करते रहे। मुझे इस देश को छोड़ना ही था और किसी तरह मैं उस देश से बाहर निकल पाया। बॉर्डर क्रॉस करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ पाया और उसके बाद से तो जैसे सोने के लिए गद्दा भी नसीब नहीं हुआ था। अब जाकर गद्दा नसीब हुआ और इतने समय बाद जैसे अपना घर महसूस हो रहा है। भले ही ये मेरा नहीं है, इसे मैं कब्जाया हुआ घर भी नहीं कह सकता। अगर मुझे कभी लगा कोई इंसान इसके आसपास भटक रहा है ना, मैं खिड़की से भाग जाऊंगा। मैं पकड़ा जाना नहीं चाहता। इस तरह से किसी घर में आप छिपकर रह सकते हैं, चोरी नहीं कर सकते। अगर मालिक आ गया, उसने कंप्लेंट कर दी कि मेरे घर के अंदर कोई है, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। मुझे इस बात का ध्यान भी रखना है। इतना खतरा है। फिर भी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। मैं 1 घंटे वो गाने सुनता रहा। बीच बीच में न्यूज़ भी आती। वो न्यूज़ को सुनते हुए भी खुशी हो रही। मुझे नया जानने को मिल रहा था। हमारे इस शहर में क्या हो रहा है, पहले मुझे बिल्कुल पता नहीं होता था। मैं बाकियों से वो बातें जानता था। कई मेरे साथी मुझे झूठ बता दिया करते थे। महंगाई होने वाली है, शहर में डकैती होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मैं इलीगल था ना, इसीलिए जानबूझकर मुझे काम से निकालने के लिए वो बहाने बनाया करते थे कि मैं काम छोड़कर वहां से भाग जाऊं और उनका कोई और साथी, कोई और इलीगल इमिग्रेंट वहां काम कर सके। मैं बस नजरें झुकाकर काम करता रहता था। भगवान से शुक्र करता था कि आज का दिन भी निकल गया। अब मेरे पास रेडियो था, मैं खुद वो न्यूज़ सुन सकता था। लेकिन वो रेडियो 1 घंटे बाद अचानक बंद पड़ गया। उसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैं थोड़ा सा हिलाकर देखने लगा। फिर मैं सोचने लगा मेरी किस्मत खराब है, ये खराब हो गया। 15 मिनट बाद वो फिर से चलने लगा, जैसे उसमें कोई खराबी थी। कुछ समय के लिए वो काम करता था, कुछ समय बाद वो बंद हो जाता था। मैं बाथरूम में गया, वहां पानी का इंतजाम था। अब मैं यहीं पर नहा सकता था। फैक्ट्री जाकर नहाने की जरूरत नहीं थी। कुछ ठीक ठाक फटे हुए कपड़े थे, वो मैं पहन सकता था। वो नए वाले कपड़े आज मैंने पहने। मैं तैयार हुआ। जैसे ही बाहर निकलने वाला था, मुझे याद ही नहीं रहा रेडियो मैंने बंद नहीं किया था। वो दरवाज़ा मैं बंद करने लगा। रेडियो अचानक चलने लगा, जो कुछ समय से अपने आप बंद था। लेकिन उसमें कोई न्यूज़ नहीं चली, कोई गाना नहीं चला। उसमें से आवाज़ आई, 'मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जा सकता. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. 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 मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा.
मेरे नाम की। मार्सिलिया, आज काम पर मत जाओ, लॉ एनफोर्समेंट के ऑफिसर वहां रेड मारने के लिए आ रहे हैं। ये बात सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। ऐसा नहीं लग रहा था ये आवाज रेडियो के अंदर से आई हो। मुझे ऐसा लगा किसी ने खिड़की से मुझे कहा है, कोई जान गया है कि मैं यहां पर हूं। भागो। मैं डरकर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलने वाला, मेरा ध्यान पड़ा पीछे कोई खिड़की तो है नहीं। दिमाग बड़ी तेजी से चल रहा था मेरा, इतना डरा हुआ। मैं पकड़ होना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी दिल को समझाते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो आवाज रेडियो से ही आई होगी। रेडियो के अंदर से वो जैसे वाइब्रेशंस की आवाज आ रही, उस आवाज में भी वैसी वाइब्रेशंस थी। मैं जल्दी से रेडियो को बंद करके घर से बाहर निकला, लेकिन वो बात मेरे दिमाग में घूमती गई। वो घर के पीछे कोई जगह तो है नहीं, घर के बाहर मुझे कोई नजर भी नहीं आया। ये आवाज कहीं और से नहीं आई, रेडियो से आई होगी। हो सकता है रेडियो में कोई न्यूज चल रही होगी, किसी मार्सिलिया के नाम से वो बात बताई जा रही होगी ना। मुझे नहीं कहा किसी ने कुछ, लेकिन वो बात ने काफी ज्यादा डरा दिया था। फैक्ट्री में लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की रेड पड़ने वाली है। 10 बजने वाले थे, लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा काम पर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। इसीलिए मैंने सोचा 1 घंटे में लेट ही जाऊंगा। वो बात मेरे दिमाग में पूरी तरह से जम चुकी थी। मैं फैक्ट्री से काफी दूर अभी फैक्ट्री में गया नहीं था। 1 घंटा मैं देरी करने वाला था, और उस 1 घंटे में वहां अचानक जैसे पुलिस की गाड़ियों ने घेरा बना लिया। मैं काफी दूरी पर था, उनसे दूर था। वहां लॉ एनफोर्समेंट के ऑफिसर आए, इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा गया जो वहां काम कर रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने साथियों को वो पुलिस ऑफिसर्स के साथ देखा। या तो वो मेक्सिको जाएंगे या जेल में जाएंगे। मैं बच चुका था, इसीलिए मुझे खुशी हुई। डर इस चीज का था कि अब उस फैक्ट्री में क्या दोबारा मुझे काम मिलेगा। वहां तो कभी भी दोबारा रेड पड़ सकती है। अब क्या करूं, लेकिन मैं बच चुका था। ये एक संयोग हो सकता है जो मुझे रेडियो में सुनने को मिला था, वो तो पूरी तरह से सच निकला। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। मैं सीधा घर की तरफ भागा था। मैं अपने घर में छिप गया। मैं एक ही जगह पर छिपकर रह सकता था, क्योंकि इस घर के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया था। हो सकता है मेरे किसी साथी ने मेरे बारे में भी बताया हो। पुलिस वाले उस जगह ढूंढने के लिए गए हों जिस सड़क पर, जिस दीवार के पीछे पहले मैं सोया करता था। उन्होंने बताया होगा, और भी इमिग्रेंट्स इलीगल जो यहाँ पर रहते हैं, शायद वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। लेकिन इस घर के बारे में किसी को बताया ही नहीं था मैंने। यहाँ तो आराम से छिपे हुए मैं पूरा दिन वहीं पर रहा, लेकिन बार बार रेडियो को चलाने का मन करता, मैं नहीं चलाता। जैसे ही रात हुई, रेडियो की आवाज़ बहुत कम की मैंने, फिर रेडियो चलाया। वहाँ गाने चल रहे। मैं सुनना चाहता था वो आवाज़ जो पहले मुझे सुनाई दी थी, लेकिन वो आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई नहीं दी। कुछ समय बाद रात के 10 बजे वहाँ न्यूज़ आने लगी, और न्यूज़ में ये बताया गया उस फैक्ट्री का नाम, वहाँ पर रेड पड़ी थी, कई इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पकड़े गए। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात, वहाँ ड्रग्स तस्करी भी होती थी, जिसके बारे में मुझे तक पता नहीं था। मैं तो वहाँ काम करता था ना। वो रेड खास तौर पर ड्रग तस्करी के कारण पड़ी थी। जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े गए हैं, उन्हें कुछ समय के लिए जेल में रखा जाएगा, यानी उनके साथ ज़्यादा बुरा नहीं होगा। मैं थोड़ा खुश भी था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये बात रेडियो में पहले कैसे आ गई, जो कि बाद में होने वाली घटना है। मैं उस रेडियो के सामने बैठा था, बहुत ज़्यादा मायूस भी था। अब मुझे कहीं और काम ढूंढना होगा, खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अब मैं खाना कहाँ से लेकर आऊँगा, मेरे पास तो डॉलर भी नहीं है। अचानक वो रेडियो चलने लगा, और रेडियो के अंदर से वैसी ही आवाज़ दोबारा आई, तुम्हें डॉलर्स की कोई कमी नहीं होने वाली है, मेरे पास बहुत हैं। ये लाइन सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अंधेरे में डर भी लगने लगा था। जल्दी से मैंने वो लाइट चलाई, घर के बाहर देखा, लेकिन वो आवाज़ घर के बाहर से नहीं आई थी, जैसे रेडियो से ही आई थी। मैं रेडियो उठाकर टेबल के पीछे देखने लगा, नीचे देखने लगा। कौन है जो बोल रहा है? मुझे लगता है यहाँ घर के अंदर दीवारों में कोई छिपा हुआ है। देखो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, तुम पुलिस को मत बताना, देखो मुझे डराओ मत। फिर जो रेडियो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था ना, हाथ में पकड़े रेडियो से आवाज़ आई थी,
तुम क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त ही हूं। मान लो मैं तुम्हारा दोस्त ही हूं। वो रेडियो मैंने कान के पास रखा हुआ था। इधर उधर झांकते वक्त जैसे ही रेडियो से वो आवाज़ आई, मेरे हाथ से वो रेडियो फिसल गया। वो रेडियो ज़मीन पर गिरा और ऊपर का एंटीना टूटकर एक तरफ गिर गया। मैं घबरा गया था, मैं पीछे गिर गया, क्योंकि पहले मैं डर रहा था कोई शायद मेरे बारे में जानता है। लेकिन अब तो मैं समझ ही नहीं पा रहा, रेडियो के अंदर से आवाज़ कैसे आ रही है? क्या ये कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी है, कहीं और से किसी और को बोला जा रहा है और मैं डर रहा हूँ? या ये भूत या रेडियो है जो मुझसे बात कर रहा है? एक दीवार के साथ सहम कर मैं रेडियो की तरफ देखता रहा। फिर वो तार तो रेडियो की अब निकल चुकी थी। रेडियो क्योंकि नीचे गिरा तो तार भी खिंच गई थी, लेकिन रेडियो चला। उसमें से आवाज़ आई, अगर तुम डरते रहोगे तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें डॉलर्स कहाँ से मिलेंगे। यह सुनते ही मैं घबराया हुआ भी, लेकिन डॉलर्स की बात जब मेरे कानों में पड़ी थी ना, लालच भी थोड़ी थोड़ी जाग गई। हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। मुझे अपना भविष्य साफ नज़र नहीं आ रहा था। जब मैं शुरू में यहाँ आया था, काम नहीं मिला था ना, 4-4 दिन भूखा रहना पड़ता था। कई बार जैसे रेस्टोरेंट के बाहर वो कचरे के डिब्बे में जो पड़ा होता, कुछ सूखी हड्डियाँ, वो चबाकर गुजारा करना पड़ता था। ऐसा लग रहा था वो हालात दोबारा आ सकते हैं। तो जब डॉलर्स की बात हुई ना, भले ही वो भूत या रेडियो था या कहीं और से कोई मुझसे बात कर रहा था, लेकिन एक उम्मीद की किरण आंखों के सामने चमकने लगी थी। इसीलिए मैंने जवाब देना सही समझा। मैंने रेडियो को उठाया। मैं रेडियो के सामने बोलने लगा, कौन हो तुम? क्या ये कोई वॉकी टॉकी है? क्या कोई दीवार के पार से मुझसे बात कर रहा है? देखो, मैं इस घर में कोई कब्जा वगैरह करना नहीं चाहता। देखो, मेरी कंप्लेंट मत करना। रेडियो से आवाज़ आई, मैं कोई वैसा इंसान नहीं हूँ जो तुम्हें फंसाना चाहता है। अगर तुम्हें मेरी दोस्ती कबूल है, तुम इस घर में भी रह सकते हो। मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करवा सकता हूँ। क्या तुम मुझसे ये दोस्ती करना चाहोगे? मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं। मैंने हामी भर दी। हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। उसने कहा, अगर तुम मेरी दोस्ती कबूल कर चुके हो तो बेसमेंट में जाओ। सबसे कोने वाली दीवार लेफ्ट साइड की, वो टाइल को तोड़ने की कोशिश करो, उखाड़ने की कोशिश करो। तुम उस टाइल को उखाड़ोगे तो उसके अंदर से तुम्हें $2000 मिलेंगे। वो तुम्हारे काम आ सकते हैं। इससे तुम्हें पता लग जाएगा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा था रेडियो के अंदर से आवाज़ कैसे आ रही है, लेकिन फिर भी बिना तार को वो सॉकेट में लगाए रेडियो को हाथ में उठाए मैं बेसमेंट में गया था। वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा। एक छोटे से कागज़ को आग लगाकर, लकड़ी का बहुत सामान था, मैं कुछ जलाना नहीं चाहता था, लेकिन पीछे वाली वो टाइल तक मैं पहुँचा। उस टाइल को एक तरफ से थोड़ा उखाड़ा। सच में छोटे बक्से में वहाँ $2000 मिल गए मुझे, जिसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली। $2000 इतने समय काम करने के बाद भी इकट्ठे मैंने नहीं देखे थे। मेरी हालत बड़ी खराब रहती थी। इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ बड़े मुश्किल से बहुत कम डॉलर्स मिलते हैं। $2000 से काफ़ी लंबे समय तक मैं गुजारा कर सकता था। उसे लेकर मैं उस अंधेरे कमरे से बाहर निकला। वो बेसमेंट से बाहर आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं रेडियो को जैसे भूल ही गया था। अंदर से खुशी जागी थी तो वो गद्दे पर लेटकर रेडियो को हाथ में पकड़े, मैं बिल्कुल वॉकी टॉकी की तरह, तुम कौन हो? तुम मेरे दोस्त हो? तुम आस पास के किसी घर से बोल रहे हो? तुम्हारी आवाज़ बड़ी अजीब सी लगती है। तुम कोई लड़के हो या कोई मर्द हो? कोई औरत भारी आवाज़ में तो नहीं? मैं जानना चाहता हूँ। अब तुम मेरे दोस्त हो ना? तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, तो क्या तुम इसमें से कुछ डॉलर्स लेना चाहोगे या सारे के सारे मेरे हैं? तब रेडियो से आवाज़ आई, ये सब तुम्हारे हैं, ये मेरी दोस्ती के लिए। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? बस मुझसे डरोगे तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, क्यों डरूंगा? तुमने मेरी मदद की है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये रेडियो देखने में पुराना लगता है। मैंने सॉकेट में तार बेवजह ही लगाई है, तो ऐसे ही बैटरी से चलता है ना, पहले से चार्ज होगा। लेकिन तुम हो कहाँ से बोल रहे हो? क्या घर के बाहर से? बाहर अंधेरा है, तुम आ सकते हो यहाँ? रेडियो से आवाज़ आई,
मैं बाहर कहीं नहीं हूं, मैं इसी रेडियो में ही हूं। यह बात सुनते ही फिर से मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। वो भूतिया रेडियो वाली बात दिमाग में घूमने लगी। मैंने खुद को समझाया, नहीं नहीं नहीं, ऐसी चीज़ें थोड़ी ना होती हैं, ऐसा नहीं। मैंने रेडियो से बात की, तुम हो कौन, सही से बताओ, रेडियो के अंदर कोई नहीं हो सकता। उसने कहा, हो सकता है, मैं तो किसी भी जगह में समा सकता हूँ। तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? मैंने कहा, हाँ मैं जानना चाहता हूँ, तुम कोई भूत तो नहीं? उसने कहा, नहीं मैं भूत नहीं हूँ, लेकिन एक बात का वादा करो, मेरे बारे में जानने के बाद डर कर भागोगे नहीं, मुझसे दूर नहीं हो जाओगे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं वादा करता हूं। दोस्त हो तुम मेरे, लेकिन मुझसे दूर मत जाना। मैंने तुम्हारी मदद की है, मेरी छोटी सी मदद तुम्हें भी करनी होगी। मैं उस रेडियो के सामने, कोई ऐसी चीज ना मुझे पता लग जाए, ऐसा ना हो ये कोई पुलिस वाला हो जो मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रहा हो। जब ये बात मेरे दिमाग में आई थी ना, अचानक ही मैं घबराकर उठ गया था, बाहर झांकने लगा था, कहीं कोई गाड़ी तो नहीं खड़ी। फिर मैंने उस रेडियो से बात की, सच बताओ तुम पुलिस वाले नहीं हो? उसने कहा, मैं पुलिस वाला नहीं हूं, मैं एक जिन्न हूं, मुझे इस रेडियो में कैद किया गया है, लेकिन मैं तुमसे बात कर सकता हूं। बहुत समय बाद कोई मुझसे बात कर पाया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरी मदद करो, डर कर भागना मत। मैं उसकी यह बात सुनकर थर थर कांप रहा था। मैंने भी कहानियां सुनी थी, भूत प्रेत जिन्न, ये ऐसी खौफनाक प्रजातियां होती हैं ना, अगर ये आपके पीछे पड़ जाए आपकी जिंदगी दुश्वार कर देती है। हमारे उस गांव में भी ऐसे भूतों को भगाने के लिए काले रंग की गुड़िया बनाई जाती है। गुड़िया के सर पर छोटी घंटी बांधी जाती है ताकि घर के अंदर जो भूत हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। मैंने बचपन से ये कहानियां सुनी है। जिन्न, ये रेडियो के अंदर जिन्न है, ये मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा। अब मैं बहुत ज़्यादा डरने लगा था। मुझे लगा $2000 मिल गए, इस घर से भागो, कहीं ना कहीं और घर तो मिल जाएगा, शायद किसी को पता लग गया है। अगर सच में ये कोई जिन्न है जो रेडियो में है, ये तो मुझे मार देगा ना। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागने लगा। वो रेडियो मैंने एक तरफ फेंक दिया। दरवाज़ा मैंने खोला ही था, अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे पीछे गर्दन से पकड़ा हो। मुझे गर्दन से पकड़ा, दरवाज़ा बंद किया और मुझे खींचकर दोबारा गद्दे पर गिरा दिया। वहाँ उस कमरे में कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ वो रेडियो, और उस रेडियो के अंदर से आवाज़ आई, तुम अब यहाँ से दूर नहीं जा सकते, तुमने मेरी दोस्ती को कबूल किया है, मेरी मर्जी के सिवा तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकते। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ रोने लगा था। छोड़ दो मुझे, ये लो ये $2000 ले लो, मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करना। तभी रेडियो के अंदर से जैसे परछाई सी निकली, वो नीचे फर्श से आगे बढ़ती हुई परछाई जिसने मेरे शरीर को छुआ। ऐसा लगा जैसे वो परछाई छू सकती हो। अचानक वो परछाई गायब। फिर रेडियो से वो आवाज़ आई, अब तुम दूर नहीं जा सकते, अब तुम मेरे दोस्त हो, अगर तुम मेरी मदद करोगे फिर मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, इसीलिए जैसा मैं कहता हूं तुम्हें वैसा करना होगा, फायदा दोनों का होगा। तुम्हें डॉलर्स की जरूरत है, धन की जरूरत है, मैं तुम्हें धन दूंगा, बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, जैसा मैं कहता हूं वैसा करना होगा। मैं गिड़गिड़ाकर कहने लगा था, बताओ मुझे क्या करना होगा। उसने कहा, तुम्हें मुझे इस रेडियो से बाहर निकालना होगा, मैं कैद हूं इसमें, मुझे बाहर निकाल दो, मुझे बाहर निकाल दो। मैं तब सोचने लगा कैसे बाहर निकालूं, तोड़ दूं इस रेडियो को, तोड़ दूं, क्या इसके तोड़ने के बाद तुम इससे बाहर निकल सकते हो। उसने कहा, नहीं, भले ही तुम इसे तोड़ दो, कुछ भी कर दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जैसे वो एंटीना जो टूटा था, देखो दोबारा से जुड़ चुका है, ये टूटेगा नहीं, मैं इससे बाहर इतनी आसानी से नहीं निकल सकता, जैसा जैसा मैं कहता हूं तुम्हें वैसा वैसा करना होगा। और ये $2000 ये तो बहुत कम है, तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत कुछ और ज़्यादा मिलेगा, बस तुम्हें चुपचाप मेरी मदद करते रहना होगा। मैं उस रेडियो से कहे जा रहा था,
उस जिन्न से, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। वो ना तो मुझे भागने दे रहा, ना बोलने दे रहा। मेरे मुंह को जैसे अपने आप बंद कर दिया था। मैं हिल नहीं पा रहा था। अब उस रेडियो के अंदर से मुझे भयानक सा चेहरा नजर आया था, जलती हुई 2 आंखें। जिसके बाद मैं बस सन्न होकर वहां बैठ गया। मुझे लग रहा था अब मेरी मौत नजदीक है, ये जिन मुझे छोड़ने वाला नहीं। लेकिन वो बार बार एक ही बात पर टिका हुआ था, मेरी मदद करो तो जिंदा छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मदद करोगे तो तुम्हारा भी फायदा होगा। इसीलिए मैंने सर हिलाकर हामी भर दी, जिसके बाद उसने मेरा मुंह छोड़ा। मैं हिलजुल सकता था। वो रेडियो का आकार छोटा सा हो गया। वो रेडियो मुझे बैग के सहारे कंधे पर टांगना पड़ा। उसने कहा, हमेशा ये रेडियो अपने पास रखना। अगर इस रेडियो को तुमने अपने शरीर से दूर किया तभी तुम एक झटके से वहीं पर मर जाओगे। तुम्हारी मौत भी काफी दर्दनाक होगी। ये रेडियो हमेशा अपने पास रखना होगा। ये 2000 तुम्हारे हैं, तुम्हें और भी मिलेंगे। इस घर में बहुत ज्यादा डॉलर्स गड़े हुए हैं, वो भी तुम्हारे। बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। तब मैंने सर झुकाकर कहा था, बताओ मुझे क्या करना होगा। मुझे महसूस हो रहा था मेरा जो शरीर था ना, वो जैसे मांस के अंदर अपने आप कोई चीज थी जो मेरी हड्डियों के ऊपर चढ़ चुकी थी। मेरे शरीर के अंदरूनी रंग को मैं काला महसूस कर पा रहा था। वो रेडियो के जरिए मेरे शरीर के अंदर था, लेकिन जैसे कैद था। उसका कहना था वो कैद था उस रेडियो में, मुझसे बात कर सकता था। मेरे सिवा वो किसी से बात नहीं करता। उसने मुझसे बहुत बातें की, मुझे बहुत कुछ बताया, लेकिन वो ये नहीं बता रहा था मुझे करना क्या होगा। मैं बस रोता रहा, उससे बात करता रहा। अगली सुबह उसने मुझे एक खास जगह पर जाने के लिए कहा। $2000 मेरे पास थे। एक टैक्सी को पकड़कर लगभग 40 किलोमीटर दूर मैं टेक्सास के एक खास इलाके में एक बड़े बंगले के बिल्कुल बाहर खड़ा था। उसके बाद वो मुझे कह रहा, हर तरफ जहां तुम्हारी नजर जाएगी मैं वो चीज को देख सकता हूं। मैं उस घर से बाहर कभी नहीं गया, इसीलिए अब मैं बाहर निकला हूं तो तुम्हारी आंखों से मैं देख सकता हूं। देखो यहां कितने लोग हैं, ये घर के इर्द गिर्द कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं, कितने बॉडीगार्ड हैं, कहां कहां कैमरे लगे हुए हैं। तुम्हें हर चीज देखनी होगी, हर चीज देखनी होगी। और जो इस घर के अंदर है उससे मैं आजाद हो सकता हूं। तुम्हें वो चीज मेरे लिए लानी होगी, उसे लाए बिना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। 2 घंटे मैं उस घर के आसपास घूमता रहा। इतना बड़ा महल जैसा घर था जहां कुल 20 बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स थे। हर समय उनकी घर के बाहर नजर होती। 3-4 बार मैं वहां पर घूमा था, हर चीज को मैंने देखा था। मेरी आंखों से वो जिन जैसे उस घर को देखना चाहता था। फिर मुझे वहां से जाने का मौका मिला। मैंने कई बार चालाकी से वो रेडियो को कंधे से उतारकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन मुझे बिजली के झटके पड़ने लगते, मेरी उंगलियां अकड़ने लगती और जैसे ही उसे पता लगता मैं रेडियो को फेंकने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये रोकने की कोशिश करता और मेरे कानों में वो आवाज आती रेडियो से। किसी और को वो सुनाई नहीं देती। अगर तुमने ये कोशिश की तो मौत तुम्हारी होगी, मुझसे बच नहीं सकते। ये रेडियो तुम्हारा हिस्सा है, ये रेडियो मेरा भी हिस्सा है और हम दोनों भी अब जुड़े हुए हैं। तुम अगर मुझे खुद से दूर करने की कोशिश करोगे ना तो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे अपने शरीर से दिल को निकालना। बिना दिल के जिंदा नहीं रहा जा सकता। रेडियो को अपने शरीर से दूर करोगे तो तुम भी मारे जाओगे। उसकी ये बात बिल्कुल सच्ची थी। वो रेडियो मैं दूर नहीं कर पाया। अगले 3 से 4 दिनों तक हर रोज मेरा यही काम होता। वो घर के बिल्कुल बाहर में घूमता रहता, झांकता रहता। एक बार एक बॉडीगार्ड ने मुझे वहां से दूर जाने के लिए भी कहा था। हर बार मैं कपड़े बदल कर रहता। 4 दिनों में $2000 खत्म हो चुके थे। मेरे पास किराए के लिए भी कोई डॉलर नहीं थे। खाना मैं अच्छा खा रहा था। वो हमेशा मुझे अच्छा खाना खाने के लिए ही कहता, महंगे रेस्टोरेंट में। जिसके बाद मेरे वो डॉलर्स खत्म हो गए। मैं कहने लगा अब इतनी दूर मैं नहीं जा सकता। तब उसने उसी बेसमेंट के नीचे एक और जगह, जैसे एक टाइल के अंदर से मुझे $10,000 दिए थे। वहां कितनी जगह ऐसे डॉलर्स गड़े हुए हैं मैं नहीं जानता था, लेकिन जैसा वो कहता वैसा मुझे करना पड़ता। $10,000 से मुझे ढेर सारा सामान खरीदना था। वो भी किस जगह से वो बता रहा। जैसा जैसा वो कहता वैसा वैसा मैं करता। बड़ी बड़ी रस्सियां, कई कीले,
कई हथौड़े जैसे ड्रिलिंग मशीन, ऐसी चीजें मैं अलग अलग ग्रॉसरी स्टोर से ले कर आता, जिसे उसी घर में रखता। वो रेडियो के जरिए मुझसे जुड़ा रहता, लेकिन मेरी जिंदगी ऐसी होने लगी थी जैसे मैं गुलाम हूं। जब वो कहता मुझे उठना पड़ता, जब वो कहता मुझे जाना पड़ता, जब वो कहता मुझे नहाना पड़ता। मैं अपने शरीर का मालिक खुद नहीं था, वो मेरे शरीर को जकड़े हुए था, बिल्कुल एक बीमारी की तरह जिससे दूर नहीं हो सकते। ये बीमारी को मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। मैं अगर किसी को बताता तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। अगर मैं उसके इस प्लान में कोई भी खलल डालता, वो मेरी जिंदगी में खलल डाल देता। एक शाम उसने मुझे कीलों का एक छोटा सा डिब्बा लाने के लिए कहा था। वो कीलों का डिब्बा किसी ग्रोसरी स्टोर या किसी और टूल्स वाली दुकान से नहीं, बल्कि एक ऐसी बेकरी से लाने के लिए कहा जिसमें मुझे $5000 देने थे। मुंह ढक कर जाना था ताकि कोई मेरी पहचान ना कर पाए। शुरू से समझ गया था मैं, ये कोई इलीगल काम है। आखिर किलो की छोटी डिब्बी के $5000 नहीं होते, लेकिन मुझे ये काम करना ही था। जब मैं उस जगह पर गया ना, वो बेकरी के अंदर, मैंने $5000 दिए और वो कह रहा, क्या चीज़ चाहिए तुम्हें? मैंने कहा, कीले, मुझे कीलों की डिब्बी चाहिए। मुझे कीलों की डिब्बी दी गई और कहा गया, ध्यान से इसे ऊपर से पकड़ना। मैं बड़े ध्यान से पकड़कर उसे एक बैग में डाल चुका था। जब मैं घर की तरफ वापस आ रहा, उस जिन ने एक अजीब डिमांड की थी। हमेशा वो चीज़ें इकट्ठी करने को कहता या घर पर निगरानी रखने के लिए कहता। इस बार उसने कहा, वो आगे जो काला आदमी चलकर जा रहा है, उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दो। जहाँ जहाँ वो जा रहा है, उसके पीछे पीछे चलते ही जाना। मैं उसके पीछे चलता ही गया। जैसे जैसे वो काला इंसान आगे बढ़ता गया, एक खास घर के अंदर वो चुप करके छिप के जा रहा। साफ पता लग रहा था ये घर उसका नहीं है। जैसे मैं उस घर में छिप कर रह रहा था, ये आदमी भी उस घर में छिप कर रह रहा होगा। फिर उस जिन ने कहा, इस डिब्बी से एक कील निकालो। तुम ग्लव्स पहन सकते हो, वो ग्लव्स पहनो, कील को निकालो और ध्यान रखना, ये कील जरा सी इधर उधर हुई तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो कील को मैं हाथ में पकड़े हुए, अब क्या करना होगा? यहाँ ये कहाँ गाड़नी होगी? उसने कहा, उसके सर पर ये कील को गाड़ना होगा। उसे मौत के घाट उतारना होगा, या उसके सर पर, गाल पर या गले पर तुम्हें ये कील गाड़नी होगी। मैंने उसको मना किया था, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाला मैं। पागल हो तुम, मैं किसी की जान नहीं लूंगा। तुम तो कह रहे हो उस पर हमला करने के लिए। उसने कहा, करना ही होगा। मेरी एक बाजू पूरी तरह से काली होने लगी थी, जैसे नसों के अंदर काले रंग का कोई जहर घुलने लगा हो। मेरी वो बाजू मेरे कंट्रोल में नहीं थी। वो मेरी बाजू अपने आप काली फिर रही, जिसका दर्द मैं सह नहीं पा रहा। जमीन पर घुटनों पर आ गया था मैं। उस जिन ने कहा था, काम तुम्हें करना होगा, वरना तुम्हारी मौत बेहद भयानक और दर्दनाक होगी। तुम्हारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में वो उस घर से बाहर निकलेगा। उससे पहले तुम्हें वो कील उसके सर पर गाड़नी होगी। मदद तुम्हारी मैं करने वाला हूं, लेकिन तुम्हें यह काम करना ही होगा। मैं मना कर रहा था, लेकिन इतना दर्द कोई कैसे सह सकता है? मेरी बाजू दर्द के कारण ऐसे महसूस हो रही जैसे वो पूरी तरह से ठंडी फिर गई हो, किसी बड़ी से कोई भारी चीज के नीचे आ गई हो। वो ऐसा दर्द था, काली बाजू। मैं वो दर्द सह नहीं पाया, मैंने हामी भर दी। फिर दर्द कम होने लगा। वो काली बाजू से पकड़ रखी थी वो कील मैंने। चलते चलते मैं आगे बढ़ता गया। जैसे ही पीछे वाली खिड़की से मैं अंदर गया, वो जैसे कोई नशीली चीज, कोई इंजेक्शन के जरिए अपनी बाजू पर लगा रहा और उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई, हाथ उसके कांप रहे थे। तब मुझे उस जिन ने कहा, उसकी आंख सबसे नर्म है, यह कील एक हाथ में पकड़कर अगर तुम तेजी से मारोगे तो उसकी आंख में धंस जाएगी। डरना मत, अपनी टांगों पर पूरा कंट्रोल रखना। ये काम मैं कर दूंगा, शरीर तुम्हारा होगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा जैसा मैं तुम्हें करने को कह रहा हूं, वैसा वैसा तुम्हें करना होगा। मेरी टांगें आगे की तरफ खिंचने लगी थी। मेरा शरीर पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ जोर से करता, मैं शरीर को संभाल सकता था। लेकिन वो चीज ना करना मतलब था मौत को गले से लगाना। वो आदमी इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा और मैंने कील उसकी आंख में गाड़ दी। वो कील उसकी आंख में ऐसी गई,
उसके अंदर से झाग निकलने लगी, आंख से झाग निकलने लगी, जैसे उस कील पर कोई जहर लगा हुआ हो। उसके शरीर से खून जैसे बहने लगा था, मुंह से खून उल्टियां करने लगा मेरे सामने। वो तड़प रहा था। एक नशे के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ा हुआ, और दूसरी ये हरकत मेरी उस कील से जो वार हुआ उससे वो वहीं तड़पने लगा। उसकी वो लाश ना बदबू छोड़ने लगी थी। ऐसा कोई भयानक जहर होगा उस कील पर लगा हुआ। और डिब्बी जो मेरी जेब में, मुझे उससे डर लग रहा, कहीं वो कील मेरे शरीर को ना छू जाए। बस शरीर के अंदर ही तो गई है। ऐसी हालत बना दी थी, शरीर सड़ने लगा था, जैसे कोई केमिकल शरीर के अंदर चला गया हो। मैं भागा वहां से बड़ी तेजी से। मेरी आंखों में खौफ था। एक बाजू मेरी काली, वो मैंने कपड़े से ढक रखी थी। मैंने उसको कहा था मेरी बाजू ठीक कर दो। उसने कहा नहीं, तुम जब तक मेरा काम नहीं करते शायद बाजू तब तक मैं ठीक ना करूं। अगले 3 से 4 दिनों तक उस घर के आसपास मैं घूमता रहा। वो आदमी को मारने के बाद मुझे साफ था ये शायद अब मुझे छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मौके की तलाश में था। कभी कभी तो मुझे मौका मिलेगा जब मैं इससे दूर हो पाऊंगा, बच पाऊंगा। बिना उसकी मर्जी से कहीं दूर भी नहीं जा सकता था मैं। उस घर की निगरानी और कुछ चीजें खरीदते रहना, अजीब अजीब। वो जो घर था ना जहां मैं रह रहा था, वहां से $50,000 अलग अलग जगह से निकाले थे, और बस इतने ही थे। 1 महीने खाना खिलाया उसने, कई चीजें उस घर में रखी। उसने डिटर्जेंट रखा था, डिटर्जेंट में जैसे एक अजीब सी बैटरी रखी, उसमें कई और चीजें मिलाने को कहता। जैसे जैसे वो कहता वैसा वैसा मैं करता। मुझे कोई जानकारी नहीं थी मैं क्या चीज बना रहा हूं, लेकिन मुझे जो वो कहता वैसा वैसा मैं करता। आगे आने वाले दिनों में मेरी एक बाजू तो पूरी काली हो चुकी थी, एक टांग भी काली हो चुकी थी, जैसे पूरी तरह से सड़ गई हो। उस टांग से बदबू आने लगी थी। इसी के साथ मेरा एक तरफ का कंधा भी, अब सर के पीछे से भी जैसे काले काले निशान साफ नजर आने लगे। मैं अकेला अकेला सा रहा करता। खाने पीने को तो मिलता था, मैं ग्रोसरी स्टोर से ढेर सारा खाना वहां घर में भर चुका था, लेकिन उससे ज्यादा अजीबोगरीब सामान था जिसका इस्तेमाल मुझे 5 तारीख को करना था। उसने बताया था 5 तारीख को कोई गलती मत करना, तुम्हारी की गई गलती तुम्हें बहुत बुरी तरह से भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा, जीने भी नहीं दूंगा। उसने इतना डराया था। मैं यह जानता था शायद वो काम करने के बाद भी वो मुझे जिंदा ना छोड़े, लेकिन वो काम किए बिना मैं रह भी नहीं सकता था। वो बहुत बुरा था। मैं जानता था किस तरह से उस कील के जरिए उसने उस काले आदमी को मरवाया था ना, मैं वो जानने लगा था। अब उसके स्वभाव को पहचानने लगा था। कुछ बहुत बुरा करने वाला है ये उस घर में, कुछ बहुत बुरा। लेकिन क्या? वो 5 तारीख जब रात के 8 बजे, जैसे उसने पूरी प्लानिंग की हुई थी, मुझे बताया हुआ था कब कब कौन किस जगह होता है। वहां जब मैं घुमा करता था वो उन चीजों को याद किया करता। बॉडीगार्ड कहां पर है, कैमरे कहां पर है, कैमरे की तार किस तरफ से निकलती है। सबसे पहले पीछे घर के वो दीवार के पास की इलेक्ट्रिसिटी वायर को काटने के बाद जब वहां लाइट चली गई, शायद अंदर सोलर पावर्ड बैटरीज होंगी जिस कारण लाइट अब भी थी तार काटने के बाद भी। लेकिन पीछे वाली वो दीवार को फांदकर अंदर वाली झाड़ियों से वो 2 बॉडीगार्ड जो सबसे आगे थे ना, उनके सर पर कील छोड़कर मारनी थी। और वो कील छोड़कर मारनी थी ऑटोमेटेड नेल मशीन से, बिल्कुल गोलियों की तरह। वो दोनों के सर पर मारी थी और वो चीख तक ना पाए, वहीं गिर गए, तड़पने लगे थे। उसके बाद वो चाकू जिसके आगे एक अजीब सा केमिकल लगाया था, उसको एक खास जगह रखना था। वो जमीन में रखने के बाद एक बॉडीगार्ड जो वहां पैर रखता, उसके पांव के नीचे वो चुभता, फिर वो देखने लगता ये क्या चीज है, किसने रखी है। देखने के लिए वो अंदर की तरफ जाता और आगे का दरवाजा खुला छोड़कर, जिससे हम अंदर घुस सकते थे। मैं एक एक करके वहां लोगों को मार रहा था, कैमरे की नजर में आए बिना। वो अजीब सा जिन मुझसे वो चीजें करवा रहा। मेरा शरीर काला था, मेरे कंट्रोल में नहीं। अब ज्यादा कंट्रोल तो उसमें था। जैसे शरीर मेरा गला हुआ, बदबूदार, आखिरी काम करने के लिए ही हो। वहां एक एक करके सबको मार रहा था मैं। कैमरे की तार काटने के बाद तो वो बेरहमी से मेरे शरीर के अंदर से निकल निकल कर लोगों को मार रहा, लेकिन जख्म मेरे शरीर पर भी हो रहे।
वो पूरा शरीर मेरा काला कर चुका था, सिर्फ चेहरा ही मेरा बिल्कुल मेरे जैसा लगने वाला, पूरा शरीर मेरा काला। वो जिन्न और उसका वो रेडियो मेरी पीठ के साथ चिपका हुआ। किसी को गोली चलाने तक का मौका नहीं दिया था। 20 सिक्योरिटी गार्ड और बॉडीगार्ड्स को मौत के घाट उतारने के बाद वो आगे वाली सीढ़ियों से वो बैग में भारी सामान उठाकर वहां मैं रख चुका। फिर जहां जहां खून गिरा हुआ, मैं एक कपड़े से खून की सफाई कर रहा, बिना आवाज किए। 1 घंटे नीचे जैसे सफाई का काम हुआ। ऊपर से कुछ आवाज आ रही थी, जैसे कोई ऊपर मौजूद हो। पूरी सफाई करने के बाद, लाशों को एक कमरे में रखने के बाद मेरे शरीर में इतनी जान थी मुझे नहीं पता। वो सीढ़ियों से चढ़कर जब मैं ऊपर गया था, ऊपर वाले सबसे बड़े कमरे में, वहां लाइट को जलाते ही वो हंसने की आवाज मेरे ही गले से निकल रही थी। मैं हंस नहीं रहा, लेकिन वो जिन्न मेरे गले से हंस रहा। वो रेडियो मेरे शरीर से चिपका हुआ और वो बूढ़ा आदमी जो सामने अपने बेड से जैसे उठकर मेरी तरफ देख रहा। उसकी टांगें जैसे टूटी हुई थी, या वो बीमार था। वो भाग नहीं रहा, चीख रहा था, लेकिन बेड से उठ नहीं पा रहा। मैं पूरा काला शरीर लिए धीरे धीरे किसी प्रेत की तरह चलता हुआ उसके करीब गया, उसके सामने बैठा, और फिर वो रेडियो से जो आवाज मेरे कानों में पड़ रही, वो कानों की आवाज से मैं वो शब्द बोल रहा। वो कह रहा था तुम्हें ये बोलना होगा। उसके शब्द में बोल रहा, तुमने मुझे वहां कैद करने के बारे में सोचा कैसे? तुम्हें लगा मैं चला गया, लेकिन नहीं, मैं हमेशा के लिए कैद नहीं रहता किसी भी जगह। तुमने सारी उम्र मेरी मदद ली थी। तुमने जो पाना चाहा वो पा लिया, लेकिन मुझे मेरी आज़ादी नहीं दी। मुझे कैद देकर वहां से चले गए। तुम्हें ऐसा लगा था मैं ज़मीन से जुड़ गया, लेकिन नहीं, मैं एक ऐसे रेडियो वाले बक्से से जुड़ा जिसे वो घर से बाहर निकाला जा सकता था, और मैं आ गया अपनी आज़ादी लेने के लिए। वो बूढ़ा थर थर काँप रहा। मैंने वो रेडियो वाले जिन्न से कहा, क्या चीज़ है आज़ादी वाली? छोड़ दो इसे, छोड़ दो, मैं वो चीज़ लेकर आता हूँ। उसने कहा, इसका दिल, इसका दिल, ये बहुत समय पहले मरने वाला था। मुझसे इसने दिल लिया था, एक इंसानी दिल जिसमें मेरी शक्ति हो, वो धड़कता रहे। इसी कारण तो उस रेडियो में मैं कैद हो गया। अब मुझे मेरी चीज़ वापस चाहिए थी। वो घर को मैं छोड़ नहीं सकता था। इसका दिल मुझे आज़ादी देगा। मैंने अपने हाथ से उसके सीने में वो दिल को बाहर निकाला था, जो धीरे धीरे हिलता हुआ फिर धड़कना बंद हो गया। वो बूढ़ा आदमी तड़प तड़प कर मर रहा। दिल उसके सीने से बाहर था। कोई भी इंसान मर जाए, ये जिन्न उसे मरने भी नहीं दे रहा। वो रेडियो मेरे कंधे से अपने आप जमीन पर गिर गया था। शरीर मेरा थोड़ा थोड़ा काला था। मैं थोड़ा हिल नहीं पा रहा। मेरे शरीर से निकला था वो जिन्न जो भयानक रूप में उसे मरने भी नहीं दे रहा और नोचे जा रहा। उसे लेकर वो जैसे फर्श में अपने आप समा गया। वो बूढ़ा भी वहां नहीं था। मेरे हाथ में वो दिल मैंने एक तरफ फेंक दिया, फिर खिसट खिसट कर उस घर से बाहर भाग रहा। मैं बड़ी मुश्किल से निकल पाया। जान नहीं थी मेरे शरीर में जैसे। वो जिन्न की आवाज़ भी मुझे सुनाई नहीं थी। मुझे लग रहा था उसने सबको मार डाला है, वो मुझे भी मार डालेगा। लेकिन मैं उस जगह से बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था, दीवार फांद कर। वो घर के अंदर क्या हुआ मैं भूलना चाहता था। वो जिन्न भी मेरे आसपास नहीं आया। मुझे उसने जिंदा छोड़ दिया। मेरा काला शरीर अगले 7 दिनों में ठीक हो गया था। उस घर में कोई सबूत नहीं छूटा था जिससे ये पता लगता कि मैं वहां गया था। मैंने आगे कई लोगों से ये पता किया। वहां एक गैंगस्टर था, एक पुराना गैंगस्टर, बड़ा भयानक, कहते हैं जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया करता था, लेकिन एक गलती के कारण अपंग हो गया था। लेकिन फिर भी एक बड़े काटल को चलाता था। किसी ने उसके उस घर में सब लोगों को मार दिया बिना सबूत के। वो उसे ले गया, किसी का सीने से निकालकर, कहते हैं दिल वहां पर फेंक कर चला गया। कौन था किसी को नहीं पता। मुझे पता था। मुझे लगा वो मुझे भी मार डालेगा, लेकिन कुछ दिनों में मेरा शरीर ठीक होने लगा। दोबारा वो कालापन ठीक हो गया था। रेडियो मैं दूर फेंक चुका। मुझे डर था दोबारा मेरे पास ना वो आ जाए, लेकिन वो मेरे पास दोबारा नहीं आया।
मैं वो घटना जी चुका हूँ जिसको अपने सीने में छिपाए हुए वो राज आज भी मुझे बहुत तंग करते हैं। कभी कभी अंधेरे में मुझे डर लगता है कि वो दोबारा मुझे जकड़ लेगा, वैसे ही नर्क का आभास मुझे दोबारा करवाएगा। मैं अब यहाँ छिप छिप कर काम करता हूँ। जिंदगी बदली नहीं है, लेकिन खौफ जरूर बदल चुका है मेरे लिए। खौफ के मायने बदल चुके हैं। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा मौजूद है जो हमें पता नहीं लगता। वो कब हमारे सामने आता है, हमें क्या करने को कहता है, हम जान नहीं पाते। जान पाते भी हैं तो कुछ कर नहीं पाते। बस मुझे एक चीज का जवाब कभी नहीं मिला। सीने से दिल निकलने के बाद भी वो बूढ़ा आदमी मरा क्यों नहीं था, और वो जिन उसे जमीन में कहाँ ले गया? आज तक ये सवाल का जवाब जानना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है किसी और के पीछे भी वो इसी तरह से पड़ जाए, मेरे पीछे या आपके पीछे।